षष्ठी तत्पुरुष है। नहीं, मैंने तो यही पूछा ना, लघु सिद्धांत कौमुदी में कौन सा समास है, उसका विग्रह क्या होगा? लघ्वी चासौ सिद्धांतानां कौमुदी। हम लोगों ने कहाँ तक देखा था? यानी कि प्रत्येक स्वर के कितने कितने स्थानकृत भेद हैं और कालकृत कितने कितने भेद हैं। ठीक है, यहाँ तक हम देख चुके थे। अब आगे देखते हैं, आगे क्या बता रहे हैं। अगला सूत्र है, सूत्र क्या, कहाँ तक पढ़े थे? यहाँ तक, उकालो झर्ष दीर्घ प्लुतः। उकाल मतलब 3 मात्रा काल वाले जो हैं उन स्वरों की ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत संज्ञा होती है। यहाँ तक हो गया था। और मैं एक डायग्राम बनाया था, आप लोगों को याद है? कालकृत भेद, स्थानकृत भेद। मान लीजिए कोई स्वर है, इसके सबसे पहले कौन कौन से भेद हैं? ह्रस्व, दीर्घ और ये प्लुत। ये कौन से हैं? कालकृत। और इनके फिर कितने कितने भेद थे? कौन कौन से? उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। इसके भी छोटा छोटा लिख देता हूँ। और इसके भी वैसे थे, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ये कौन सा है? स्थानकृत। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। अब हम किसको मान लें कि क्या उदात्त है, कौन सा वर्ण, कौन सा अनुदात्त है और कौन सा स्वरित है, इसको हम कैसे जानेंगे? तो अगला सूत्र आ रहा है उच्चैरुदात्तः। उच्चैरुदात्तः, नीचैरनुदात्तः। अगला है समाहारः स्वरितः। इनकी सूत्र संख्या क्या है उच्चैरुदात्तः की? 1, 2, 29 या 30 कहीं कहीं मिलता है। दूसरे की 1, 2, 30। इसकी 1, 2, 31। यानी कि ये क्रमशः ही दिए गए हैं लघु सिद्धांत कौमुदी में, उसमें अष्टाध्यायी में। हाँ, 19 है। ओहो, ये 29 है, 19 नहीं 29 है, गलती से छपा है। अच्छा, इसका अर्थ जानती है? ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, क्या है, ये क्या है? पहले अध्याय का दूसरे पाद का तीसरा सूत्र, 29वां सूत्र। तो अष्टाध्यायी में कुल कितने अध्याय हैं? 8। प्रत्येक अध्याय में कितने पाद हैं? 4। यानी कि कुल बराबर 32 पाद हैं। कहते हैं कि ताल, इसका आप नीचे देखेंगे वृत्ति में लिखा गया है कि तालु आदिषु सभागेषु स्थानेषु, तालु आदि के समान भाग से। यानी कि तालु का एक ऊंचा भाग होगा और एक निचला भाग होगा। इसके ऊर्ध्व भागेषु,
इसके ऊर्ध्व भाग माने ऊपर वाले भाग से निष्पन्न माने उच्चरित किया गया या निष्पादित किया गया अच जो स्वर है वो क्या हो जाता है, उदात्त संज्ञा स्यात्, उसकी क्या होती है, उदात्त संज्ञा। मान लीजिए जैसे मान लीजिए ये ताल हो गया, ठीक, इसका कुछ भाग हो सकता है नीचे है, कुछ भाग ऊपर भी है, कोई भी चीज़ हो, मान लीजिए एक पाई खींच दिए तो इसका ये निचला भाग होगा, ये ऊपरी भाग होगा। मान लीजिए इसी का देख लीजिए, ये जो मार्कर है ये वाला भाग निचला है, ये वाला ऊपरा। तो इसी प्रकार से जो ऊंचे वाले भाग से और नीचे वाले भाग से, ऊपर वाले से क्या होता है, उदात्त, और नीचे वाले से अनुदात्त। समझ में आ गया उदात्त अनुदात्त? इसका कहते हैं कि इसका अर्थ बता रहे हैं, तालु आदि माने तालु आदियों के सभागेश माने समान भाग से, यानी कि जिस भाग से उदात्त का उच्चारण होगा उसी तालु आदि के भाग से ही अनुदात्त का हो, लेकिन वो ऊपरी भाग से और ये अनुदात्त नीचे वाले भाग से के ऊर्ध्व भाग से माने ऊंचले ऊपर वाले भाग से उच्चरित, निष्पन्ना माने उच्चरित, अच माने स्वर की उदात्त संज्ञा स्यात्, उदात्त संज्ञा होती है। तो आप लोग क्या बताएंगे कि कौन सा सूत्र हो गया, संज्ञा सूत्र हो गया ना। कौन सा सूत्र हो गया, ये कौन सी संज्ञा करता है, उदात्त संज्ञा करता है, किसकी, स्वरों की, स्वरों की उदात्त संज्ञा करता है। अब अगला देखिए, नीचैर अनुदात्तः, इसका भी वही अर्थ पूरे से जोड़ेंगे कि तालु आदिषु माने तालु आदि के, सभागेषु माने समान भागों से, अधोभागे यानी कि निचले वाले भाग से, निष्पन्न जो निष्पन्न या उच्चरित किया गया, अच माने स्वर, अनुदात्त संज्ञा स्यात्, उसकी क्या संज्ञा होती है, अनुदात्त संज्ञा होती है। यह भी संज्ञा सूत्र है, बता रहा है अनुदात्त संज्ञा कौन सा संज्ञा करता है, अनुदात्त संज्ञा करता है। फिर कहते हैं समाहारः स्वरितः, समाहारः मतलब यानी कि ऊपर वाले से और निचले वाले दोनों के मिला करके जिससे कि जिस वर्ण की उच्चारण किया जाता है वो कौन सा होगा, स्वरित। और इसके लिए वैदिक प्रक्रिया में उदात्त के लिए क्या चिन्ह है, कोई बताइए, तो स्वरित के लिए क्या है, एक इसको बता दीजिए। उदात्त के लिए कोई चिन्ह नहीं है, अनुदात्त के लिए अनु माने नीचे या पश्चात, ये लाइन है, और स्वरित के लिए खड़ी लाइन, ये ऐसी लाइन, ठीक है। तो इसका मतलब आप लोग वेदों के भी जानकार हो गए। ये प्रक्रिया उदात्त अनुदात्त स्वरित मतलब ये सामान्य प्रक्रिया नहीं है, वो जो बहुत ज़्यादा विशिष्ट विद्वान होते हैं वेदों के वही इसका उच्चारण सही करते हैं, हम लोग तो नहीं कर सकते हैं, हम तो व्यक्तिगत हम नहीं कर सकते, बाकी और उसका नहीं जानते हम। हमारे गुरुदेव जी भी उच्चारण किया करते हैं उदात्त अनुदात्त स्वरित का सही ढंग से। कहते हैं कि उदात्तानुदात्तत्वे वर्ण धर्मौ, उदात्त और अनुदात्त के वर्णों दोनों के वर्ण धर्मों से समाहिरियेते अस्मिन्, उसमें जिसका समाहार होता है, सह अच वह स्वर, स्वरित संज्ञा स्यात्, स्वरित संज्ञा होती है उसकी। इसको आप लोगों की पुस्तक में नहीं दिया होगा, मैं दूसरी जगह से खींच कर लिखा हूँ। उसके नीचे लिखा हुआ है स नवविधोपि, यानी कि 3 और ये 3 6 और ये 9, यह 9 भेद भी। अब इसको आगे बताते हैं क्या होगा, इसको मिटा दें इधर, यानी कि इन 9 की भी कुछ होती है। अब क्या होती है वो उसको आगे बताएंगे। सह 9 विधा अपि, ये 3 6 और ये 9, यह 9 प्रकार भी। अब क्या कहते हैं कि अनुनासिक अननुनासिकत्वाभ्याम दुधा, अनुनासिक और अननुनासिक के भेद से 2-2 प्रकार का होता है, हर एक की 2-2 प्रकार की और हो जाती है। इसके
अनुनासिक, अननु, अननुनासिक, एक ही रहेगा अननु। अब फिर इसके भी अनुनासिक, अननु, ठीक। अब इसकी भी, इसको मैं थोड़ा सा और नीचे लिख देता हूँ, नहीं इसको थोड़ा सा नीचे लिख दूंगा ना, यानी कि इसकी अनुनासिक और उदात्त तथा ये अनुदात्त तथा और ये स्वरित था। और इसका नहीं, पहले इसका लिख देते हैं, क्या है? अनुनासिक, अननुनासिक। इसकी भी अनुनासिक, अननुनासिक। और इसकी भी वैसे अनुनासिक और अननुनासिक। अनुनासिक, अननुनासिक, ये भी अनुनासिक और अननुनासिक, ये भी अनुनासिक, अननुनासिक। छोटा छोटा मतलब पूरा नहीं लिखा हूँ, इसको आप पूरा समझिएगा। इसको आप लोग लिख लीजिए, तब मैं समझाता हूँ इसको। ये पूरा डायग्राम पिछली भी दिन बनवाया था ना, उसके नीचे बस इतने को और जोड़ दीजिए, इसको और इधर वाले को। इतना तो लिखा बताया था ना। थोड़ा जल्दी कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं तब। हो गया? अच्छा, एक चीज़ अभी आप लोग पढ़े हैं, मिटा दें इसको समझा देता है पहले। तो एक स्वर कोई हो, मान लीजिए सभी स्वरों की ये नहीं होती है, मान लीजिए अ स्वर है, विशेष रूप से इसके सभी भेद होते हैं। तो सबसे पहले ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, 3 भेद हो गए। फिर इसके ह्रस्व के 3 भेद, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। फिर इन उदात्त, अनुदात्त, स्वरित की 2 भेद, अनुनासिक, अननुनासिक। और अनुदात्त की अनुनासिक, अननुनासिक। फिर स्वरित के अनुनासिक, अननुनासिक। इसी प्रकार से दीर्घ के, यानी कि ह्रस्व के बाद दीर्घ वाला, दीर्घ के उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, इनके 2 भेद फिर हो जाते हैं। अनुदात्त, अनुनासिक, अननुनासिक। उदात्त के फिर अनुदात्त, अननुनासिक। स्वरित के अनुनासिक, स्वरित, अननुनासिक। और फिर प्लुत के उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त के फिर 2 भेद,
अनुनासिक अननुनासिक, फिर अनुदात्त के अनुनासिक अननुनासिक, फिर स्वरित के अनुनासिक अननुनासिक। तो कितने भेद हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 कितने? 18। आपके कितने भेद हो गए? 18। सबसे पहले ह्रस्व उदात्त अनुनासिक, ये पहला भेद हो गया। ह्रस्व उदात्त अननुनासिक, फिर ह्रस्व अनुदात्त अनुनासिक, ह्रस्व अनुदात्त अननुनासिक, फिर ह्रस्व स्वरित अनुनासिक, ह्रस्व स्वरित अननुनासिक। फिर उसी प्रकार से दीर्घ उदात्त अनुनासिक, दीर्घ उदात्त अननुनासिक, दीर्घ अनुदात्त अनुनासिक, दीर्घ अनुदात्त अननुनासिक, प्लुत नहीं, दीर्घ स्वरित अनुनासिक, दीर्घ स्वरित अननुनासिक, प्लुत उदात्त अनुनासिक, प्लुत उदात्त अननुनासिक, फिर प्लुत अनुदात्त अनुनासिक, प्लुत अनुदात्त अननुनासिक, प्लुत स्वरित अनुनासिक, प्लुत स्वरित अननुनासिक। ये समझ में आ गया? कहीं से किसी को इसमें कोई दिक्कत अभी तक समझ में आ रहा है आप लोगों को? नहीं समझ में आ रहा है तो हम कैसे माने? बता तो रही नहीं आप लोग। इसको मिटा दें? ठीक, आइए अब आगे चलते हैं। अच्छा, अभी आप लोगों ने पढ़ा गृह शब्द पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि नपुंसक लिंग है? अभी आपने जो पढ़ा है कुछ देर पहले, कैसे पता चला? पुल्लिंग बहुवचन में गृह का रूप चलता है। अच्छा ये बताइए, एक शब्द आया था नभः सदा निधि, कैसे जाने कि प्रत्यान शब्द पुल्लिंग में होते हैं? अच्छा, आप लोग गृह शब्द बता रहे हैं, यानी कि गृहान जो ये पद आया है, पुल्लिंग बहुवचन में है ना? अरे वही तो बता दीजिए लगे हाथ किस सूत्र से होगा है। यहाँ तो घर पर नहीं जाते हैं, तो घर तो में पर हो, सप्तमी का भान हो रहा है। यानी कि होता है ना कि गृहान उपैतुम प्रणयाद अभिप्सवो भवन्ति नापुण्य कृता मनीषिणः, जो मनीषी लोग हैं, अपुण्यशाली लोग जो होते हैं, उनके घर पर नहीं जाते हैं। बहुत सही। किस सूत्र से? गत्यर्थ कर्मण द्वितीया चतुर्थो चेष्टायाम अनध्वनि। वो उपैतुम, ये क्या है? ये क्रिया है, तुमनंत है, उपसर्ग पूर्वक इण गतौ धातु। इसी गत्यर्थक के कारण इसमें हो गई द्वितीया। ठीक है, ये खूब पूछता है। अब इसको आप लोग जितना अभी आएगा इसमें आगे नियम में, रचनानुवाद में खूब पूछा जाता है। आगे चलें। किसी को ऐसा कोई नहीं समझ में आ रहा है या हमारी भाषा कठिन लग रही है? चलिए अगला सूत्र है कौन सा? इसका मतलब आप लोग वाचन नहीं कर रहे हैं लक्ष्य सिद्धांत का। मुख नासिका
मुख नासिका वचनोनुनासिका। इस सूत्र संख्या क्या है इसकी? 1 8। अब ये कहता क्या है? बाद में लगा दिए। कहते हैं कि मुख नासिका वचनोनुनासिका। आप लोग वाचन करिए। कहते हैं कि मुख सहित नासिकयोः। इसकी वृत्ति में देखेंगे तो मुख सहित नासिकयोः। तो ये पद जो देख रहे हैं मुख नासिका, इसमें समास कौन सा है? बताइए कैसे? हम तो कह रहे हैं मध्यम पद लोपी समास। सहित शब्द का यहाँ लोप हुआ है। मुख सहिता नासिका, तो ये इसका लोप हो गया, तो क्या हो गया? मुख नासिका। तो ये कौन सा समास हो गया? यानी कि मध्यम पद मुख और नासिका के बीच में सहित पद का लोप हो गया, इसलिए मध्यम पद लोपी समास हो गया। तो इसका अर्थ हुआ कि मुख सहित नासिका का नासिकयोः माने नासिका से या इनके द्वारा उच्चार्यमाणः यानी कि उच्चरित किए जाना वाला वर्णः माने वर्ण अनुनासिक संज्ञा स्यात्। अब जो वहाँ बताए थे अनुनासिक और अननुनासिक, अरे इसको आप लोग समझ लिया करिए ना। नहीं सही कर रहे हैं, यही तो हम चाह रहे हैं कि हमारी गलतियों को दिखाया जाए, कहाँ गलती कर रहे हैं आप। नहीं सही, बहुत सही कर रहे हैं। हम यही चाह रहे हैं, हमारी क्या अच्छाई है ये आप लोग जानिए, लेकिन बुराई हमको बताइए कि हमारी क्या कमी है यहाँ। नहीं ऐसे तो भाई होता है ना कि नहीं जानेंगे तो वो नासिके लिखा रहेगा। मान लीजिए आप देख रहे हैं और तो बाकी सब लोग देख रहे हैं। कहते हैं कि मुख सहित नासिकयोः, मुख सहित नासिका के द्वारा उच्चार्यमाणः यानी कि उच्चरित किए जाने वाला वर्ण अनुनासिक संज्ञा स्यात्। तो ये क्या बता रहा है? कौन सी संज्ञा होती है? अनुनासिक संज्ञा। इसलिए ये सूत्र कौन सा सूत्र हो गया? संज्ञा सूत्र। कोई विधि तो नहीं बता रहा है, केवल नाम बता रहा है। अनुनासिक ये नाम पड़ जाए, ऐसी ही उसकी संज्ञा हो जाए। फिर कहते हैं कि अगला सूत्र है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? आगे चला जाए एक बार फिर से। कहते हैं वृत्ति में देखिए, उसमें आप कहते हैं कि मुख नासिका, मुख सहित नासिका क्या से वचन यानी कि कहा जाने वाला वर्ण माने जो आगे आएगा उसमें है वर्ण अनुनासिक संज्ञा स्यात्। इसकी अनुनासिक संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है? अनुनासिक संज्ञा होती है। तो अब तक कोई समस्या? सबको समझ में आ गया? आगे चला जाए। अगला सूत्र कौन सा है? 2-3 बार वाचन करिए आप लोग। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। क्या है? तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। तुल्यास्य प्रयत्नम इसका सूत्र संख्या क्या है? 1-1-9। ये कहता क्या है? इसकी वृत्ति में देखेंगे तो लिखा है कि तालवाद स्थानम आभ्यंतर प्रयत्नश्च इति एतद्वयम् यस्य येन तुल्यम तन्मिथः सवर्ण संज्ञम स्यात्। मिथः शब्द का क्या अर्थ है? किसका? हाँ अच्छा, ठीक। मुख नासिका वचनो नासिका, ये वाला ना। कहते हैं कि मुख सहित नासिकयोः उच्चार्यमाणो वर्णः, मुख सहित नासिका के द्वारा उच्चार्यमाण वर्ण
अनुनासिक संज्ञा स्यात्, उसकी क्या संज्ञा होती है? अनुनासिक संज्ञा होती है। तद इत्थम, वह इस प्रकार से अ ई उ री एषाम वर्णानाम प्रत्येकम अष्टादश भेदा, यानी कि अ ई उ री इनके 18 भेद हैं, अभी बताया गया है। फिर उसके बाद कहते हैं कि री वर्णस्य द्वादश भेदा तस्य दीर्घा भावात्, यानी कि जो री वर्ण है इसके 12 भेद होते हैं, इसमें क्या दीर्घा भाव होता है। दीर्घा भाव मतलब ये ना समझ लीजिए कि दीर्घ का भाव होता है, दीर्घ धन अभाव है, दीर्घा भाव दीर्घ का अभाव होता है, यानी कि दीर्घ इसका भेद नहीं होता है। उसके बाद कहते हैं कि एचाम अपि द्वादश, एचाम मतलब ए ओ आई औ, एच मतलब ए ओ आई औ, इनके कितने हैं? 12। इसके कौन से भेद नहीं है? ह्रस्व भाव, यानी कि अ ई, तो यह 2 से बना है तो इसलिए ह्रस्व हो ही नहीं सकता। हाँ, अधन उ, ये भी 2 से बना है इसलिए इसका भी ह्रस्व नहीं होगा। अ ए, अधन ओ, ये दोनों मतलब ये चारों जो है 2-2 से मिलकर के बने हैं, इसलिए इनका ह्रस्व हो ही नहीं करेगा। अब अगला देखिए क्या कहते हैं कि तेषाम ह्रस्व भावात्, उनका ह्रस्व का भाव होता है। हो गया, ये समझ में आ गया किसका किसका क्या क्या भेद है। और एक चीज, अगर बारह अगले में है, अगले में है। चलिए आगे चलते हैं कि तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, तुल्यास्य प्रयत्नम हो रहा है इसमें। बस 1 मिनट और, इसको मिटा दें। इसका क्या होगा? तुल्यास्य, इसमें कौन सा समास होगा? तुल्यौ आस्य प्रयत्नौ, तुल्यौ आस्य प्रयत्नौ यस्य। इसके बाद क्या लिखा जाएगा आप लोग बताएंगे? तुल्यौ आस्य प्रयत्नौ यस्य, उसके बाद आप लोग बताइए क्या होगा? क्या करें? हाँ। इसके बाद क्या होगा? किसकी बात चल रही है? नहीं, यहाँ किसके बारे में बता रहे हैं? सवर्ण संज्ञा होती किसकी है? किसी वर्ण विशेष की ना। यस्य तत् तुल्यौ मतलब बराबर, आस्य प्रयत्न, आस्य माने उच्चारण स्थान और प्रयत्न माने उसके जो प्रयत्न अभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न इत्यादि होते हैं, जो उनके जो बराबर हैं उनकी क्या संज्ञा होती है? सवर्ण संज्ञा होती है।
सवर्ण संज्ञा होती कैसे है? जैसे मान लीजिए कोई वर्ण है, उसका उच्चारण स्थान तालु है, तो अगला भी अगर तालु वाला वर्ण होगा और संभारनाथ, घोष इत्यादि उससे मिलते रहेंगे तभी उसकी सवर्ण संज्ञा होती है। लेकिन री और री आगे आएगा, री री वर्णयोर मिथा सावर्ण्यम वाच्यम, ये आएगा। ये तो हो गया ना, मतलब तुल्यो आश्य प्रयत्नो यशसा यश तत्, लेकिन ज़्यादातर हम यशसा ही निकल जाता है। कहते हैं कि तुल्यो आश्य प्रयत्नो यश तत् बराबर तालु आदि स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न, ये दोनों प्रयत्न जिसके समान हैं, जिन दोनों वर्णों के समान हैं, उनकी क्या संज्ञा होती है? सवर्ण संज्ञा होती है। अब अगला देख लीजिए, ये समझ में आ गया? इसमें कहीं से किसी को कोई दिक्कत? वृत्ति आप लोगों की पुस्तक में दी गई है, उसमें आप देख करके तोड़ तोड़ करके पढ़ने का प्रयास करेंगे तो वो बनने लगेगा, लेकिन उच्चारण जरूर करिए। जो संज्ञा प्रकरण संधि इन सब का उच्चारण करिए एक बार। हाँ हाँ, तुल्यवाची प्रयत्न बहुरी में होगा, मतलब जिसका है ऐसा वह वर्ण बहुरी ही होगा। इसके बाद है रिल री वर्णयोः मिथा, री री वर्णयोर मिथा, रिल री वर्णयोर मिथा सा वर्णिम ये क्या है? वार्तिक। इसके रचनाकार कौन है? कात्यायन। इनका अगला नाम वररुचि है। ठीक, बताते हैं। हाँ, अभी गलतियां सुधरेंगी धीरे धीरे। कहते हैं कि री और री वर्णयोः, इन दोनों वर्णों का मिथा मतलब परस्पर आपस में सवर्ण संज्ञा होती है। ये इसका क्या है स्थान? ऋतु रसाणाम मूर्धा, इसका दंत है। नहीं मतलब हो गया, भान हो गया, मैंने हिंदी में लिख लिया, दंता विसर्ग हो जाएगा वहाँ गएगी तो इसका मूर्धा है, इसका दंत है। तो इसीलिए बताया गया है कि ये दोनों वर्ण अलग अलग इनका उच्चारण स्थान है। इसीलिए इस वार्तिक के द्वारा इन्होंने बताया है कि रिल री वर्णयोः, री और री इन दोनों वर्णों का परस्पर माने आपस में सवर्ण संज्ञा होती है, जबकि इनके उच्चारण स्थान अलग अलग हैं। तथापि फिर भी इनकी कौन सी संज्ञा होती है? सवर्ण संज्ञा होती है। कहते हैं कि इसकी सिद्धि प्रक्रिया में जब आएगा, एक शब्द है तवलकार इत्यादि शब्द जो है इसी के द्वारा सिद्ध होते हैं, अन्यथा वो असिद्ध हो जाते हैं। समान जब सवर्ण की बात होती है, इसका तब लिकार यह आएगा आगे, तब हम लोग विशेष रूप से पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग बस आज की क्लास यहीं, अब शब्द रूप और धातु रूप सर आ गए हैं। आप लोग वाचन करके जरूर आइए। कल मैं देखूंगा कि कौन कौन नहीं किया है उसमें रचनानुवाद। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। सब बंद कर दिए, बंद कर दिए।